वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। इस वीडियो में हम अंतरिम बजट 2024-25 की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम अंतरिम बजट की बात करें तो अंतरिम बजट जो होता है वो पूरे वर्ष के लिए जारी नहीं किया जाता है। देखिए, जब चुनावी वर्ष होता है तो चुनावी वर्ष में जैसे अभी आप देखोगे तो मई के आसपास क्या होंगे, भारत में लोकसभा के चुनाव होंगे और लोकसभा चुनाव के बाद में क्या होगा, नई सरकार का गठन होगा। तो ऐसी स्थिति में 2-3 महीनों के लिए ही सरकार ने क्या किया है, बजट जारी किया है। तो 2-3 महीनों के लिए या कुछ समय अवधि के लिए जो बजट जारी किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, अंतरिम बजट कहते हैं। क्योंकि लोकसभा चुनाव होने के बाद में जो सरकार बनेगी, जिस सरकार का गठन होगा, वो ही पूरे वित्तीय वर्ष के लिए बजट जारी कर सकती है। ऐसा अधिकार उन्हीं के पास में होता है। तो संभवतः हम कह सकते हैं कि 1 जुलाई को हमारा क्या होगा, पूर्ण जो बजट है, पूरे वित्तीय वर्ष का जो बजट है वो जारी किया जाएगा और आर्थिक समीक्षा जो है वो भी उसी समय जारी की जाएगी। तो अंतरिम बजट का मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि कुछ समय 2-3 महीनों की अवधि के लिए ये बजट जारी किया गया, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया है, अंतरिम बजट। अब देखिए, अंतरिम बजट जो है वो हमारे जो वित्त मंत्री हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण, इनके द्वारा जारी किया गया है। और ये जो बजट जारी किया गया है उसमें 2047 तक भारत का जो विकसित राष्ट्र का संकल्प है, भारत 2047 में विकसित राष्ट्र बनेगा, इस विजन के साथ में ये जो बजट है वो जारी किया गया है। इस बजट का जो मंत्र है वो क्या मंत्र है, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, और इसके साथ में सबका विश्वास भी जोड़ा गया है और सबका प्रयास। ठीक है, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास जो है, इस दृष्टिकोण के साथ में ये जो अंतरिम बजट है वो 2024-25 के लिए जारी किया गया है। ठीक है, तो इसका जो मंत्र है वो मूल मंत्र क्या हो गया, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, और इसके साथ में सबका प्रयास करके ही भारत एक तरह से 2047 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में बन सकेगा। ठीक है, विकसित राष्ट्र जो है वो 2047 तक बन सकेगा, इस विजन के साथ में ये जो बजट है वो जारी किया गया है। इस बजट के 2 भाग हैं। पहला जो भाग है वो सामाजिक न्याय की बात करता है, जबकि दूसरे भाग में हम टैक्सेशन, कर के बारे में घोषणाओं को देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, सामाजिक न्याय में 4 वर्गों की प्रमुख बात की गई है जिन्हें प्रधानमंत्री ज्ञान कहते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री जी के द्वारा जिनको ज्ञान कहा जाता है, ज्ञान में जी का मतलब आपका किससे हो गया, गरीब से हो गया, वाई का मतलब हो गया आपका युवा से, ए का मतलब हो गया अन्नदाता या जिनको किसान कहा जाता है, और एन का मतलब आपका किससे है, नारी से है, महिलाओं से है। तो जो प्रधानमंत्री जी हैं जो ज्ञान के बारे में बात करते हैं, ज्ञान का जो अर्थ लिया जाता है वो गरीब, महिलाओं, युवाओं और अन्नदाताओं से लिया जाता है। तो ये जो बजट है इसमें मुख्य रूप से जो फोकस किया गया है वो इन 4 वर्गों के ऊपर किया गया है, गरीब के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, युवाओं के ऊपर और अन्नदाता या किसानों के ऊपर, कि इनको किस प्रकार से ऊपर उठाया जा सकता है। सबसे पहले गरीब कल्याण, देश कल्याण की बात की गई है और इसमें बताया गया है कि पिछले 10 वर्षों में भारत में जो गरीब लोग हैं वो 25 करोड़ लोगों को गरीबी के स्तर से बाहर निकालने में मदद मिली है। ठीक है, सरकार के द्वारा जो प्रयास किए गए हैं उन विभिन्न प्रयासों से पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग जो हैं वो गरीबी से बाहर आए हैं, गरीबी से ऊपर उठने में उनको मदद मिली है। उसके बाद में पीएम जनधन योजना जो है उसमें विभिन्न लोगों के जनधन खाते खोले गए हैं, बैंकों में अकाउंट खोले गए हैं। तो उनके बैंकों के खातों में 34 लाख करोड़ रुपए का डायरेक्ट टू बेनिफिट, ठीक है, प्रत्यक्ष हस्तांतरण किया गया है। 34 लाख करोड़ रुपए का जो हस्तांतरण है डीबीटी, वो डायरेक्ट लोगों के खातों में किया गया है। और डायरेक्ट बेनिफिट जो लोगों को मिला है, लोगों को जो सरकार के द्वारा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, बैंकों में जो नकद कैश दिया जाता है उनको, तो उनके डायरेक्ट बैंकों के खातों में दिया गया है। और डायरेक्ट बैंकों के खातों में ट्रांसफर करने से, डीबीटी का प्रयोग करने से सरकार का जो खर्चा है वो भी लगभग 2.7 लाख करोड़ रुपए की सरकार को
फायदा हुआ है, सरकार को इससे क्या हुई है, बचत हुई है। ठीक है, पहले जो होता था वो इस तरीके से नहीं होता था, लेकिन अब सरकार के द्वारा जो लोगों को सहायता दी जाती है, कैश में जो पैसा दिया जाता है वो नकद रूप में नहीं देके उनके डायरेक्ट बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाता है। तो ये जो ट्रांसफर किया गया है वो कितना किया गया है, 34 लाख करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष हस्तांतरण किया गया है। और ये प्रत्यक्ष हस्तांतरण करने से, डायरेक्ट लोगों के खातों में पैसा भेजने से सरकार को भी बचत हुई। और ये बचत कितनी हुई है, 2.7 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। इसके बाद में पीएम स्वनिधि योजना की बात की जाए। ठीक है, पीएम स्वनिधि योजना के तहत क्या होता है, जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, रेहड़ी वाले हो गए, आपके पटरी वाले हो गए, उनको एक तरह से ऋण दिया जाता है। तो पीएम स्वनिधि योजना के तहत जो 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको ऋणों की सहायता दी गई है। ठीक है, 78 लाख, जो 78 लाख रेहड़ी वाले हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनको पीएम स्वनिधि योजना के तहत ऋण दिया गया है। और इन 78 लाख में से 2.3 लाख जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको तीसरी बार ऋण दिया गया है। उसके बाद में आदिवासी समूह की अगर बात करें हम, ठीक है, आदिवासी समूह जो पिछड़े हुए हैं एक तरह से, ठीक है, जिनको पीवीटीजी कहा जाता है, तो पीवीटीजी, इनके लिए सरकार ने पीएम जनमन योजना शुरू की है। ठीक है, पीएम जनमन योजना के अंतर्गत क्या होता है, जो आदिवासी हैं, ठीक है, उन लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए उनको सुरक्षित आवास उपलब्ध कराया जाता है, स्वास्थ्य एवं पेयजल स्वास्थ्य एवं पोषण की सुविधा उपलब्ध कराई जाती हैं, स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाता है, बिजली, सड़कें और स्थायी रोजगार की जो संभावना होती है, स्थायी रोजगार को देने की बात की जाती है। तो पीएम जो ये योजना है, ठीक है, आदिवासी समूह के लिए पीवीटीजी जो योजना है उसके विकास पे भी जोर दिया गया है। उसके साथ साथ में पीएम विश्वकर्मा योजना, ठीक है, पीएम विश्वकर्मा योजना जो है वो एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ की गई थी 2023 में। जो छोटे कारीगर होते हैं, शिल्पकार होते हैं, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनको आर्थिक सहायता देने के लिए, उन्हें अपना रोजगार शुरू करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए योजना जो शुरू की गई थी, इसमें 18 व्यवसायों से जुड़े कारीगरों एवं शिल्पकारों को एंड टू एंड जो है मदद की जाती है। अब देखिए, किसानों की अगर बात की जाए तो अन्नदाता के कल्याण की इसके अंतर्गत बात की गई है। और अन्नदाता का कल्याण करने के लिए, ठीक है, अन्नदाता कौन है, किसान, तो किसानों का कल्याण करने के लिए भारत सरकार के द्वारा पीएम किसान सम्मान योजना जो है प्रारंभ की गई थी। ठीक है, केंद्र सरकार के द्वारा पीएम किसान योजना जो है वो 2 दिसंबर 2018 में प्रारंभ की गई थी। और इस योजना के अंतर्गत क्या होता है, जिनके पास में भी भूमि है, लघु एवं सीमांत किसान है, जिनके पास में खुद की भूमि है, उन्हें प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की सहायता दी जाती है 3 किस्तों में। ठीक है, डीबीटी के 3 किस्तों में आपके 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तें, और कुल 6,000 रुपए जो है वो प्रतिवर्ष उनके खातों में डायरेक्ट उनके ट्रांसफर किए जाते हैं। तो पीएम किसान सम्मान योजना के तहत 11.1 करोड़ किसानों को वित्तीय सहायता जो है वो प्रदान की गई। ठीक है, वित्तीय सहायता का मतलब क्या है, उन्हें प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की जो सहायता है वो केंद्र सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। इसी तरीके से पीएम फसल बीमा योजना है, उसके तहत भी 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा जो है उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, फसल बीमा योजना 2016 में प्रारंभ की गई थी। कोई भी प्राकृतिक आपदा होती है, उससे किसानों की फसल अगर नष्ट हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उनको बीमा की सुविधा प्रदान की गई है। इसमें प्रीमियम की जो राशि है, जैसे कि खरीफ फसलों के लिए किसानों को 2% ही देना है, रबी के लिए 1.5%, और जो कॉमर्शियल वाणिज्यिक फसलें होती है, बागवानी फसलें होती हैं, उनमें 5% प्रीमियम जो है वो किसान देते हैं, और बाकी का जो प्रीमियम है वो केंद्र सरकार, भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो इस योजना के तहत 4 करोड़ किसानों का फसल बीमा जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा करवाया गया है, उनका लाभ मिला है। इसी तरीके से ई नाम, ठीक है, ई नाम आपका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट होता है। उसके अंतर्गत किसानों की जो उपज है उनका उचित मूल्य मिल सके, उनकी आय को एक तरह से बढ़ाया जा सके, तो उसके लिए 1361 मंडियां जो हैं उनको इंटीग्रेटेड किया गया है, एकीकृत किया गया है। इससे 3 लाख करोड़ रुपए की खरीद फरोख्त के साथ में 1.1 करोड़ किसानों को जो सेवाएं हैं वो उपलब्ध कराई जाती हैं। तो
तो गरीब के साथ साथ में किसानों के कल्याण की बात की गई इसमें, साथ ही साथ इसमें महिलाओं, नारी शक्ति के ऊपर भी जोर दिया गया है। और नारी शक्ति के अंतर्गत हम देखें तो सरकार के द्वारा जो मुद्रा योजना है, मुद्रा योजना 2015 में प्रारंभ की गई थी। अपना कोई भी अगर व्यवसाय शुरू करना चाहता है तो उसके लिए ऋण दिया जाता है, 10 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है, चाहे वो दुकानदार हैं, फल सब्जी विक्रेता हैं, छोटे उद्योग हो सकते हैं, ट्रक ऑपरेटर हो सकते हैं, या फिर जो पोल्ट्री फार्म है, डेयरी है, मधुमक्खी पालन करने वाले हैं, तो उनको ऋण दिया जाता है। तो इसमें बताया गया है कि 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण महिला उद्यमों को दिए गए हैं। ठीक है, महिला उद्यमियों को जो ऋण दिए गए हैं वो 30 करोड़ रुपए के दिए गए हैं। साथ ही साथ जो उच्च शिक्षा की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें भी महिलाओं का जो एडमिशन है वो बढ़ रहा है। ठीक है, गर्ल्स का एडमिशन 28% तक एक तरह से इनका जो नामांकन है वो बढ़ा है। साथ ही साथ जो स्टेम पाठ्यक्रम है, ठीक है, यहाँ पे स्टेम का मतलब आपका किससे हो गया, स्टेम मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स, तो इनसे संबंधित जो पाठ्यक्रम होते हैं उसमें भी महिलाओं का जो एडमिशन है वो नामांकन है वो 43% की उसमें वृद्धि हुई है, या 43% उनका नामांकन हुआ है, जो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा है। इसी तरीके से पीएम आवास योजना के तहत लोगों को जो मकान उपलब्ध कराए जाते हैं या जो उपलब्ध कराए गए हैं उनमें से 70% मकान जो हैं वो ग्रामीण महिलाओं को आवंटित किए गए हैं। ठीक है, पीएम आवास योजनाओं में गरीबों को जो मकान उपलब्ध कराए जाते हैं उसमें से 70% मकान जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को दिए गए हैं। इसी तरीके से पीएम आवास योजना की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, पीएम आवास योजना ग्रामीणों की अगर हम बात कर रहे हैं तो कोविड के बाद में जैसे अगर देखें तो लोगों का अपना स्वयं का जो घर हो उसके प्रति एक तरह से रुझान बढ़ा है, और इसी के तहत सरकार के द्वारा लगभग 3 करोड़ मकान जो हैं वो बनवाए गए हैं। उसका जो लक्ष्य है वो लगभग हासिल करने वाले, ठीक है, 3 करोड़ लोगों को पीएम आवास योजना के तहत मकान लगभग मिल चुके हैं, या ये जो लक्ष्य रखा गया था पहले वो लगभग पूरा होने वाला है। और अगले 5 वर्षों के लिए इसी योजना के तहत, पीएम आवास योजना के तहत 2 करोड़ अतिरिक्त मकानों का जो लक्ष्य है वो भी रखा गया है। ठीक है, पहले जब योजना प्रारंभ की गई थी पीएम आवास योजना उसमें 3 करोड़ मकानों का लक्ष्य रखा गया था, वो जल्दी ही पूरा होने वाला है, सरकार ने अपने बजट में बताया है। और साथ ही ये बताया है कि अगले 5 वर्षों में 2 करोड़ अतिरिक्त मकान और बनाए जाएंगे गरीब लोगों के लिए इस योजना के अंतर्गत। इसी तरीके से हम अगर बिजली की बात कर रहे हैं तो जो लोग अपने घरों पर, ठीक है, सौर प्रणाली जो सोलर सिस्टम है वो लगवाएंगे, रूफ टॉप सोलराइजेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो ऐसे लोग, ठीक है, जो 1 करोड़ लोगों को चिन्हित किया जाएगा और 1 करोड़ लोगों को 300 यूनिट बिजली जो है वो प्रति माह निःशुल्क दी जाएगी। ऐसे लोग, ऐसे परिवार जो अपने घरों की छतों पर सोलर सिस्टम लगाएंगे उनमें से 1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट जो है निःशुल्क बिजली दी जाएगी। और साथ ही साथ इससे क्या फायदा होगा, उन परिवारों को लगभग 15,000 से 18,000 रुपए मासिक रूप से उनकी एक तरह से क्या होगा, मासिक नहीं क्या वार्षिक, पूरे वर्ष भर में उनको इतना फायदा होगा, 15,000 से लेकर 18,000 रुपए का उनको फायदा होगा। ठीक है, अगर वो सोलर सिस्टम को अपने यहाँ पे लगवाएंगे तो। फिर स्वास्थ्य क्षेत्र की अगर बात की जाए, ठीक है, तो स्वास्थ्य क्षेत्र में जो आयुष्मान भारत योजना है उसमें जो आशा कार्यकर्ता हैं, आंगनवाड़ी में काम करने वाली जो कार्यकर्ता हैं या जो सहायिकाएं हैं उनको भी आयुष्मान भारत योजना में सम्मिलित किया जाएगा। आयुष्मान भारत योजना का जो लाभ है वो आशा कार्यकर्ताओं को भी मिलेगा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को भी मिलेगा, उनको भी इस योजना के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण की, ठीक है, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित सरकार के द्वारा योजना चलाई जा रही है, पीएम किसान संपदा योजना, ठीक है, जिसका नया नाम अब क्या बन गया है, PMKSY, ठीक है, किसान संपदा योजना। पहले संपदा योजना ये था आपका। तो कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण के लिए अगर हम बात करें तो किसान संपदा योजना में
38 लाख किसानों को फायदा हुआ है। इसका जो लाभ मिला है किसान संपदा योजना से, जो 2017 में प्रारंभ की गई थी, इसके अंतर्गत जो प्रसंस्करण इकाइयां हैं उनका आधुनिकीकरण करना, इसमें मेगा फूड पार्क भी शामिल है, जो कोल्ड चेन सिस्टम है, खाद्य सुरक्षा है, इन सभी को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। तो इससे 38 लाख किसान जो हैं उनको लाभ मिला है और साथ ही साथ खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों से 10 लाख लोगों को रोजगार भी मिला है। ठीक है, ये बात इस बजट में बताई गई है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम जो हैं उनसे 2.4 लाख स्वयं सहायता समूह, ठीक है, जो SHG हैं, और 60,000 लोगों को ऋण सुविधाएं भी इनके माध्यम से मिली हैं। उसके बाद में आर्थिक उन्नति, रोजगार और विकास को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान एवं नवाचार किया जाएगा। इसके अंतर्गत क्या होगा, राज्यों को 50 वर्षों के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण के साथ में 1 लाख करोड़ रुपए का एक कोष स्थापित किया जाएगा और इस कोष से दीर्घकालीन वित्त पोषण या पुनर्वित्त पोषण कम या शून्य ब्याज दरों पर उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, तो 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋणों के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का कोष स्थापित किया जाएगा। साथ ही साथ जो रक्षा क्षेत्र हैं, रक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए भी एक नई योजना जो है शुरू की जाएगी और इस नई योजना से डीप टेक जो टेक्नोलॉजी है उसको मजबूती मिलेगी और साथ ही साथ भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा, इसके भी प्रयास किए जाएंगे। इसके अलावा बुनियादी ढांचा, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात की जाए, जो हमारा आधारभूत ढांचा है उसको बढ़ाने के लिए, उसका विकास करने के लिए, रोजगार का सृजन करने के लिए जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, पूंजीगत व्यय है, उसमें वृद्धि की गई है। कितनी वृद्धि की गई है? 11.1% की वृद्धि की गई है और ये जो राशि है वो आपकी कितनी है? 11,11,111। ठीक है, 11,11,111, 11.11 लाख करोड़ रुपए जो हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए सृजित किया जाएगा। पूंजीगत व्यय की जो राशि है उसको 11% बढ़ाया गया है और कितना कर दिया गया है? 11,11,111। बिल्कुल सिंपल डेटा है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 11.11 लाख करोड़, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा और ये पिछले वर्ष की तुलना में जो वृद्धि है वो कितनी है? 11.1% की वृद्धि है और ये हमारे जो जीडीपी है उस जीडीपी का 3.4% होगा। ठीक है, जीडीपी का 3.4% जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हो गया? हमारे जो विकासात्मक व्यय होते हैं, जो विभिन्न विकास कार्यों के ऊपर जो खर्च किए जाएंगे, ठीक है, जिससे हमारी एक तरह से क्या होगी, जो संपत्ति है, एसेट्स हैं, वो बनेगी। मतलब विभिन्न संपत्ति कार्यों के ऊपर जो खर्चा किया जाएगा जिससे संपत्ति का हमारे लिए निर्माण होगा। इस प्रकार का जो खर्चा है वो कितना होगा? 11.11 लाख करोड़ रुपए होगा और ये हमारी जो जीडीपी है उसका कितना परसेंट है? 3.4% होगा। अब देखिए, रेलवे क्षेत्र की अगर हम बात की जाए तो पहले तो क्या होता था कि रेलवे के लिए अलग बजट आता था, लेकिन अब रेलवे के लिए कोई अलग बजट नहीं है। ठीक है, रेलवे बजट को भी इसी के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो पीएम गति शक्ति जो कार्यक्रम है, ठीक है, इसके तहत क्या होगा कि लागत को किस प्रकार से घटाया जा सकता है। ठीक है, माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए जो लागत आती है, तो उस लागत को घटाने के लिए पीएम शक्ति जो गति शक्ति योजना है उसमें 3 प्रमुख आर्थिक कॉरिडोर हैं। ठीक है, रेल गलियारा हैं, उन कार्यक्रमों की पहचान की गई है और वो कार्यक्रम कौन कौन से हैं? ऊर्जा, खनिज एवं सीमेंट गलियारा हैं, दूसरा आपका है बंदरगाह पत्तन संपर्कता गलियारा है और तीसरा है अधिक यातायात वाले गलियारा। ठीक है, इन 3 कॉरिडोर की पहचान की गई है और इसके माध्यम से जो लॉजिस्टिक हैं उनकी कुशलता को बेहतर किया जाएगा। लागत को कम करने का जो प्रयास है वो इन 3 आर्थिक रेल गलियारों के कार्यक्रम के रूप में पहचाने गए हैं। अब साथ ही साथ जो 40,000 सामान्य रेल डिब्बे हैं, ठीक है, उनको वंदे भारत मानकों के अनुरूप बदला जाएगा। मतलब वंदे भारत एक्सप्रेस में जो अलग अलग फैसिलिटी है डिब्बों में, वो सारी जो फैसिलिटी हैं
उस वही फैसिलिटी इन 40,000 सामान्य रेल डिब्बों में भी उपलब्ध कराई जाएगी, ऐसी इस बजट में घोषणा की गई है। फिर विमान क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो विमान क्षेत्र के बारे में इस बजट में बताया गया है कि देश में जो हवाई अड्डों की संख्या है वो दोगुनी हो गई। ठीक है, वर्तमान समय में कितने हो गए हवाई अड्डे? 149। और साथ ही साथ नए जो हवाई मार्ग हैं वो आपके 517 नए हवाई मार्ग हैं, उनसे 1.3 करोड़ यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचा रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार के नए हवाई मार्ग जो हैं वो चलाए गए हैं। हवाई अड्डों की जो संख्या है वो पहले की तुलना में डबल हो गई, लगभग 75 से बढ़कर ये आपके लगभग अपन 149 के आसपास, पहले की तुलना में ये क्या हो गई है? दोगुनी हो गई है। और देश की विमानन कंपनियों ने 1000 से अधिक नए विमानों के लिए भी ऑर्डर दे रखे हैं। मतलब ये क्या दर्शाता है कि विमानन क्षेत्र जो है उसका तेजी से विकास हो रहा है। ग्रीन एनर्जी, हरित ऊर्जा की अगर हम बात की जाए तो हरित ऊर्जा का जो लक्ष्य है, ठीक है, 100 मीट्रिक टन की कोयला गैसीकरण और तरलीकरण क्षमता का जो लक्ष्य है वो 2030 तक प्राप्त करने की इसमें बात की गई है। ठीक है, वर्ष 2030 तक 100 मीट्रिक टन की जो कोयला गैसीकरण है और तरलीकरण क्षमता है वो स्थापित की जाएगी। साथ ही साथ जो नेचुरल गैस आपकी है सीएनजी है, उसको सीएनजी हो गया, आपका बायोगैस हो गया, उनका यूज बढ़ाने के लिए भी इसमें बात की गई है। परिवहन के लिए सीएनजी और घरेलू प्रयोजनों के लिए जो पीएनजी होती है उसमें बायोगैस को भी मिक्स किया जाएगा। ठीक है, ये अनिवार्य किया जाएगा, इस बजट में ये घोषणा की गई है। अब देखिए, पर्यटन जो होता है वो किसी अर्थव्यवस्था का आधार होता है, तो पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए भी इसमें घोषणा की गई है। राज्यों को प्रतिष्ठित पर्यटन केंद्रों का संपूर्ण विकास शुरू करने, उनके वैश्विक पैमाने की ब्रांडिंग करने और मार्केटिंग करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित किया जाएगा। पर्यटन केंद्रों को वहां उपलब्ध सुविधाओं और सेवाओं की गुणवत्ता के आधार पर रेटिंग दी जाएगी। ठीक है, कौन सा स्थान पहला है, दूसरा, रेटिंग देने का भी एक फ्रेमवर्क जो है वो बनाया जाएगा ताकि पर्यटन क्षेत्रों का तेजी से विकास हो सके। और इस प्रकार की गतिविधियों का वित्त पोषण करने के लिए राज्यों को मैचिंग के आधार पर ब्याज मुक्त जो ऋण है वो दीर्घ समय के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। तो पर्यटन क्षेत्र के विकास की बात की गई है। फिर उसके बाद में निवेश की अगर हम बात करें तो 2014 से 2023 की जो अवधि है उस दौरान हमारा जो एफडीआई है, ठीक है, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश है, वो 596 अरब डॉलर रहा है। ठीक है, और जो 2005 से 2014, ठीक है, लगभग ये जो 10 वर्ष हैं और अभी के जो 10 वर्ष हैं इनकी तुलना की गई है। इन 10 वर्षों की तुलना में वर्तमान में 2014 से 2023 तक की जो समयावधि है उसमें हमारा जो एफडीआई है वो लगभग दुगना हो गया है। ठीक है, दुगना होकर कितना हो गया है? 596 अरब डॉलर जो है वो हो गया है। फिर राज्य सरकारों को, ठीक है, विकसित भारत अगर बनाना है, विकसित भारत का जो लक्ष्य रखा गया है 2047 तक, ठीक है, विकसित भारत का जो विजन है वो 2047 तक उसको प्राप्त करने के लिए राज्यों का जो विकास है वो भी होना आवश्यक है। तो विकसित भारत के लिए राज्यों का सुधार करने के लिए, ठीक है, राज्य सरकारों को विभिन्न पड़ावों से जुड़े सुधार के लिए 50 वर्ष के लिए क्या होगा? ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, 50 वर्षों के लिए ब्याज मुक्त जो ऋण है वो कितना उपलब्ध कराया जाएगा? 75,000 करोड़ रुपए का ये एक प्रावधान है। इसके लिए कोष जो है वो स्थापित किया जाएगा। तो विकसित भारत का जो लक्ष्य है उसको हासिल करने के लिए राज्यों का जो विकास है वो होना आवश्यक है। तो राज्यों का जो विकास है वो तेजी से बढ़ाने के लिए 50 वर्षों के लिए ब्याज मुक्त ऋण, ठीक है, इंटरेस्ट की रेट है वो कितनी होगी? 0%। तो ब्याज मुक्त जो है वो ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। और कितना उपलब्ध कराने की बात की गई है? 75,000 करोड़ रुपए का जो प्रावधान है उसकी बात की गई है। अब देखिए, ये जो बजट है उसमें पिछला जो हमारा बजट आया था 2023-24 का, तो 2023-24 का जो बजट था उसमें जो घोषणाएं की गई थी उसमें उनके जो अनुमान थे उसमें कुछ संशोधन किया गया है। ठीक है, कौन कौन से संशोधन किए गए हैं? सबसे पहले इसमें बताया गया है कि उधार को छोड़कर हमारी जो कुल प्राप्तियां हैं वो संशोधित अनुमान कितना है? 27.56 लाख करोड़ रुपए हैं, और जिसमें कर प्राप्तियां कितनी है? 23.2 लाख करोड़ रुपए हैं। ठीक है, उधार को छोड़कर
ये आपके आर ई हैं, ठीक है। आर ई का मतलब देखो, जब बजट आता है उस समय जो अनुमान लगा जाता है वो आपका क्या होता है, बजट एस्टिमेट, बीई। और उसके बाद में उसमें जो चेंजेस किया जाता है, संशोधित अनुमान जो जारी किया जाता है, आर ई। तो ये आपका संशोधित अनुमान है, ठीक है। देखिए, जब बजट आया था उस समय जो कुल प्राप्तियों के अनुमान थे वो आपके कितने थे, 27.16 लाख करोड़ रुपए के थे कि इतना राजस्व प्राप्त हो सकता है, ठीक है। कुल प्राप्तियां इतनी हो सकती हैं उधार के अलावा। लेकिन अब सरकार को आशा है कि ये जो अनुमान था, बजट अनुमान, उसकी तुलना में जो प्राप्तियां हैं, राजस्व प्राप्तियां हैं, वो ज्यादा होगी। कितनी होगी, 27.56 लाख करोड़ रुपए की होनी है। और इसमें जो टैक्स से प्राप्तियां होगी वो कितनी है, 23.2 लाख करोड़ रुपए की है। तो ये संशोधित अनुमान है जिसमें आशा की गई है कि जो हमारी कुल प्राप्तियां हैं वो बजट अनुमान से ज्यादा होगी। इसी तरीके से जो कुल खर्चा है उसका भी संशोधित अनुमान प्रस्तुत किया गया है कि जो कुल खर्चा है वो आपका कितना होगा, 44.90, ठीक है। जबकि बजट अनुमान में कितना था, ये आपका 45.03 था। बजट अनुमान जो था उसमें था आपका 45.03 लाख करोड़ रुपए था, ठीक है। जबकि जो संशोधित अनुमान है वो कितना है, 44.90 लाख करोड़। मतलब जो खर्चा होगा वो थोड़ा कम होगा बजट अनुमान से। इसी तरीके से जो राजस्व प्राप्ति है, ठीक है, 30.03 लाख करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्ति बजट अनुमान से अधिक है। बजट अनुमान में जो राजस्व प्राप्ति का अनुमान लगाया गया था उसकी तुलना में सरकार ये आशा कर रहे हैं कि जो राजस्व प्राप्तियां होगी वो बजट अनुमान से क्या होगी, ज्यादा होगी। बजट अनुमान में जो प्राप्तियां हैं, लक्ष्य से ज्यादा अगर प्राप्तियां हो रही, इसका मतलब क्या हो गया, हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसकी जो ग्रोथ रेट है वो एक तरह से क्या है, अच्छी है, ठीक है। अर्थव्यवस्था में मजबूत विकास की दर को एक तरह से ये दर्शाती हैं। और साथ ही साथ जो 2023-24 का बजट था उसमें राजकोषीय घाटे का जो लक्ष्य था वो आपका कितना था, 5.9 था, ठीक है। जब बजट आया था, बजट में क्या था कि जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है वो कितना होगा, 5.9 रहेगा, ठीक है। जो प्रतिशत है 5.9% रहने की संभावना थी, लेकिन इसमें भी संशोधन हो गया है। अब ये जो है संशोधित कितना है, 5.8 है। मतलब हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो भी एक तरह से कम रहने की संभावना है। तो ये कुछ जो संशोधित अनुमान है वो यहाँ पे इस बजट में प्रस्तुत किए गए हैं। अब देखिए, बजट अनुमान अगर हम 2024-25 की बात करें तो 2024-25 में हमारी जो कुल प्राप्तियां हैं वो 30.80 लाख करोड़ रहने की हैं, जबकि पिछली बार आपकी कितनी थी, ये 27.56 है। मतलब हमारी जो कुल प्राप्तियां हैं वो 2024-25 का जो बजट है वो क्या बता रहा है, उधार के अलावा की हम बात कर रहे हैं, तो प्राप्तियां क्या होगी, बढ़ेगी। कितनी होगी, कितनी होने की संभावना ये है, 30.80 लाख करोड़ रुपए की हैं। और जो हमारा खर्चा है, कुल व्यय है, वो भी कितना होगा, 47.66 लाख करोड़ रुपए का अनुमान है। और उसमें हमारी जो कर प्राप्तियां हैं, करों से जो पैसा प्राप्त होता है वो भी कितना है, लगभग 26 लाख करोड़ रुपए का अनुमान है, ठीक है। पिछला कितना था, 23.24 लाख करोड़ होने का है पिछले वित्तीय वर्ष में 2023-24 में। जबकि 2024-25 में जो आपकी कर प्राप्तियां हैं, टैक्स से जो पैसा प्राप्त होगा वो कितना प्राप्त होने का अनुमान बताया गया है, 26.02 लाख करोड़ रुपए का। फिर राज्यों के पूंजीगत व्यय के लिए 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण योजना कुल 1.3 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ इस वर्ष भी जारी रखी जाएगी, ठीक है। 50 वर्षीय जो ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है राज्यों को, जो पिछले वित्तीय वर्ष में शुरू किया गया था, उसको अभी भी एक तरह से क्या होगा, कंटिन्यू रखा जाएगा, उसको बंद नहीं किया जाएगा। मतलब उस योजना को बराबर जारी रखा जाएगा। फिर वर्ष 2024-25 के लिए जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है, राजकोषीय घाटा है, वो जीडीपी का 5.1% रहने का अनुमान है जो इस बजट में बताया गया है, ठीक है। राजकोषीय घाटे को हम क्या करते हैं, फिस्कल डेफिसिट को जीडीपी में प्रस्तुत करते हैं, और ये कितना है, 5.1%। देखिए, पिछला जो बजट था आपका 2023-24, उस बजट में जो फिस्कल डेफिसिट है उसका अनुमान कितना था, 5.9% जीडीपी का। फिर उसका जो संशोधन किया गया था 2023-24 के बजट में, संशोधित अनुमान कितना था, 5.8।
ठीक है, ये 2023-24 के बजट की बात है। लेकिन अब जो 2024-25 की बात की गई है, उसमें हमारा जो राजकोषीय घाटा है, फिस्कल डेफिसिट है, वो जीडीपी का कितना हो सकता है, 5.1% रहने का जो अनुमान है वो बताया गया है। अब देखिए भाग ख की अगर हम बात करें तो भाग ख में आपके प्रत्यक्ष कर हो गए, जैसे अप्रत्यक्ष कर हो गए, इनको सम्मिलित किया जाएगा। ठीक है, प्रत्यक्ष करों में अगर हम देखें तो जो प्रत्यक्ष करों की मौजूदा दरें हैं उनको बरकरार रखने का प्रस्ताव किया गया है। मतलब जो डायरेक्ट टैक्स है उसमें जो भी उसकी स्लैब्स हैं उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है। जैसे कि 3 लाख तक की अगर इनकम है तो उसमें आपका जो टैक्स है वो क्या रहेगा, नील रहेगा। 3 से 6 तक अगर है, ठीक है, इनकम अगर, तो उसमें टैक्स की रेट कितनी होगी, 5%। 6 से 9 लाख तक अगर इनकम है तो उसमें टैक्स की रेट आपकी क्या है, 10% है। 9 से 12 तक अगर है तो उसमें टैक्स की रेट आपकी क्या है, 15%। 12 से अगर 15 लाख के बीच में इनकम है तो टैक्स की रेट क्या है, 20%। और 15 लाख से अगर ज्यादा है तो टैक्स की रेट क्या है, 30%। जो पिछले वित्तीय वर्ष में थी वो ही अब रहेगी। और साथ ही साथ देखिए यहाँ पे जो इनकम अगर 7 लाख रुपए तक की इनकम है तो उसमें टैक्स क्या होगा, आपका 0% होगा, उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो टैक्स की जो रेट है उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। और पिछले 10 वर्षों में जो हमारा डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन है, प्रत्यक्ष करों का जो संग्रह है वो 3 गुना बढ़ गया है। और जो भी आईटीआर फाइल करने वाले हैं, ठीक है, आईटीआर जो इनकम टैक्स का जो रिटर्न है भरने वाले लोग हैं वो भी एक तरह से 2.4 गुना एक तरह से क्या हुए हैं, बढ़ गए हैं। इसके लिए सरकार ने बहुत सारे प्रयास किए हैं। ठीक है, करदाताओं को सेवाओं में सरकार के द्वारा सुधार के लिए और भी प्रयास किए जाएंगे। फिर देखिए क्या क्या प्रयास किए जाएंगे, सुधार किए जाएंगे करदाताओं के लिए। तो वित्त वर्ष 2009 से लेकर 10 तक की अवधि के लिए 25,000 रुपए तक की बकाया प्रत्यक्ष कर मांग को सरकार क्या करेगी, वापस लेगी। ठीक है, 2009-10 का जो वित्तीय वर्ष है उससे पहले पहले की सरकार की जो भी मांग है तो उसमें सरकार क्या करेगी, अगर 25,000 रुपए तक की कोई बकाया प्रत्यक्ष मांग है तो सरकार उसको क्या कर देगी, हटा देगी, उसको वापस ले लेगी। और 2010-11 से लेकर 2014-15 के बीच में, ठीक है, 10,000 रुपए तक की अगर कोई बकाया मांगे सरकार तो सरकार उसको क्या करेगी, वापस ले लेगी। ठीक है, 2010-11 से लेके 2014-15 के बीच में सरकार की अगर कोई बकाया मांग है 10,000 रुपए तक की तो उसको सरकार वापस ले लेगी। और 2009-10 से पहले पहले की जो बकाया मांगे हैं तो 25,000 रुपए तक की अगर है तो सरकार क्या करेगी, उसको वापस ले लेगी। फिर जो सॉवरेन वेल्थ एंड फंड है या पेंशन फंड है उसमें जो निवेश किया गया है स्टार्टअप के लिए जो कर लाभ है उसको 31 मार्च 2025 तक बढ़ाया जाएगा। अप्रत्यक्ष करों की बात कर रहे हैं तो अप्रत्यक्ष करों में भी किसी प्रकार की जो रेट है उसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं किया गया है। ठीक है, अप्रत्यक्ष करों और आयात शुल्कों की जो वर्तमान दर है उनको बरकरार रखने का प्रस्ताव किया गया है, उसमें भी किसी प्रकार को कोई चेंजेस नहीं किया गया है। और जीएसटी जो हमारी प्रणाली है, जीएसटी 2017 में जो शुरू हुई है, इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम आपका ये है, तो इससे हमारी पूरे देश की जो कर प्रणाली उसमें एक तरह से सुधार हुआ है। और जो मासिक कलेक्शन है जीएसटी का जो संग्रह है, इस साल औसत मासिक संग्रह जो है जीएसटी का वो दुगुना हो गया है। ठीक है, और दुगुना होकर कितना हो गया है, 1.66 लाख करोड़ रुपए हो गया है। जीएसटी कर आधार जो है वो भी साथ साथ में क्या हुआ है, दुगुना हुआ है। तो जीएसटी से जो कलेक्शन हो रहा है उसकी राशि एक तरह से क्या हो गई है, दुगुनी हो गई है। ठीक है, जीएसटी जो प्रणाली है उससे आपूर्ति श्रृंखला भी एक तरह से क्या बनी है, युक्ति संगत बनी है। जीएसटी से व्यापार और उद्योग पर अनुपालन बोझ कम हुआ है, ज्यादा इसमें पेचीदा नहीं है, सरल प्रणाली है। फिर है पिछले वर्षों के दौरान कर व्यवस्था को तर्क संगत बनाने के लिए प्रयास किए गए हैं। वित्त वर्ष 2013-14 में जहां 2.2 लाख रुपए तक की आय पर कर मुक्त थी, इसी तरीके से वर्तमान में ये जो सीमा है वो कितनी है, 7 लाख रुपए कर दी गई है। मतलब 7 लाख रुपए तक की अगर इनकम है तो उनको किसी प्रकार से कोई टैक्स नहीं देना है। तो ये
2013-14 में जब सरकार बनी थी, भाजपा की सरकार बनी थी, ठीक है, उसमें लिमिट कितनी थी? 2.2 लाख करोड़ थी। और अब कितना हो गया है? 7 लाख। मतलब 7 लाख रुपए की इनकम तक किसी प्रकार का कोई टैक्स जो है वो नहीं देना है। खुदरा व्यापारियों की बात करें तो उनके लिए कराधान के लिए कारोबार जो है वो कितना था? पहले टर्नओवर आपका 2 करोड़ रुपए था, जिसको बढ़ाकर भी अब कितना कर दिया गया है? 3 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसी तरीके से जो घरेलू कंपनियां हैं उनके लिए कारपोरेट आयकर की पहले कितनी दर थी? 30% थी, उसको घटा दिया गया है। वर्तमान में कितना हो गया? ये 22% कर दिया गया है। ठीक है, कारपोरेट आयकर की जो दर है वो कितनी हो गई? घटा के 22%। और अगर कोई नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आती है, विनिर्माण क्षेत्र की अगर कोई नई कंपनी आती है तो उनके लिए ये जो रेट है वो आपकी और कम है। कितनी है? 15% तक की है। ठीक है, कारपोरेट आयकर जो इनको कितना देना पड़ेगा? नई कंपनियों को 15% ही देना पड़ेगा। फिर करदाता सेवाओं की उपलब्धियां हैं। देखिए, इस बजट में हम कुछ प्रमुख जो बातें उन्हीं को देखेंगे। फिर दूसरा जो पार्ट आएगा, 2-3 पार्ट में हम बजट का जो मतलब प्रमुख कौन कौन सी घोषणाएं हैं उनको आगे हम 2 और वीडियो बनाएंगे लगभग। ठीक है, 2 या 3 वीडियो और बनाएंगे जिसमें आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब देखिए, करदाताओं की सेवाओं की उपलब्धियां बात करें तो 2013-14 के समय अगर हम देखें तो कर रिटर्न प्रोसेस करने की जो औसत सीमा थी वो कितनी थी? 93 डेज थी। ठीक है, कोई भी लोग जैसे इनकम टैक्स का अगर फॉर्म भर रहा है, ठीक है, तो उनका जो कर रिटर्न की जो प्रोसेस होती थी वो लगभग कितने दिन लगते थे? लगभग 3 महीने का समय लगता था। ठीक है, औसत की बात की गई है। लेकिन वर्तमान समय में घट के कितना रह गया है? केवल 10 दिन रह गया है। ठीक है, 2014 से लेकर 2024 तक अगर देखें तो प्रोसेस करने का जो समय है वो केवल 10 दिन रह गया है। ठीक है, रिटर्न दाखिल करने के काम को सरल बनाने के लिए नया 26S फॉर्म जो है वो जारी किया गया है। इसी तरीके से सीमा जो शुल्क है उसमें आयातित माल को छोड़ने के समय में भी कमी आई है। अंतर्देशीय कंटेनर डिपो हैं उसमें 43% घटकर ये कितना हो गया है? 71 घंटे रह गया है। एयर कार्गो परिसर में भी 28% की कमी आई है। कितना रह गया? ये 44 घंटे। और समुद्री बंदरगाहों पर ये जो है समय घटकर कितना हो गया है? आयात जो भी माल किया गया उसको 27% की एक तरह से इसमें कमी आई है। ठीक है, ये समय कितना रह गया है? 85 घंटे ही रह गया है। और सरकार ने इस बजट में यह घोषणा की है कि 2014 से पहले भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की थी और 2014 के बाद में किस प्रकार की हो गई है, उसके लिए भी एक तरह से क्या होगी, मतलब पहले हम कहाँ थे और अब कहाँ हैं, उसके लिए भी एक जो श्वेत पत्र है वो जारी करने की इस बजट में घोषणा की गई है। अब देखिए, यहाँ पे हमने बजट की कुछ घोषणाओं की बात की है। इसके अलावा भी इस जो बजट है उसमें बहुत सारी बातें की गई हैं, जैसे कि 9 से 14 साल की जो लड़कियां हैं उनमें सर्वाइकल कैंसर के लिए क्या होगा? कैंसर रोधी टीके लगवाए जाएंगे। और शहर में जैसे क्या होगा? मेट्रो और भारत जो ट्रेन है उसमें सुविधाओं का दायरा बढ़ेगा। बहुत सारी घोषणा, मछली उत्पादन बढ़ाने के लिए 5 नए एक्वा पार्क बनेंगे। इस तरीके से जैसे कि 3 करोड़ लखपति दीदी की घोषणा की गई है। 1 करोड़ तो लगभग बन गई है और 2 करोड़ और बनाए जाएंगे, इससे घोषणा की गई थी पहले। लेकिन 2 करोड़ की जगह अब जो है 3 करोड़ जो लखपति दीदी हैं वो बनाने का जो लक्ष्य है वो रखा गया है। इस प्रकार की और भी घोषणाएं की गई इस बजट में, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसे आपने देखा होगा, इसमें पढ़ा होगा कि जो लोग शहरों में किराए के मकान रहते हैं तो उनको किराए के मकान से मुक्ति दिलाने के लिए, या जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं तो उनको पक्के मकान बनाने के लिए भी सरकार क्या करेगी? एक योजना शुरू करेगी। ठीक है, इस प्रकार की जो घोषणाएं हैं और भी की गई हैं जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।